आज की बहस होगी आतंकी साजिश पर। क्या आतंकी हमारे देश को दहलाने की साजिश रच रहे हैं? क्या आतंकियों के निशाने पर दिल्ली भी है? करनाल में 4 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। इन आतंकियों के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है ऐसे पकड़े गए आतंकियों से भारी तादाद में हथियार बरामद हुए। हथियारों को ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भेजा गया। चारों संदिग्धों को 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। तो आज अगर हम बात करें, आज बहस करेंगे कि क्या संदिग्ध आतंकियों का दिल्ली कनेक्शन भी है और क्या संदिग्धों के निशाने पर देश की राजधानी दिल्ली ही थी। करनाल पुलिस को आज बड़ी कामयाबी मिली है। पंजाब के फिरोजपुर से 4 युवक जो आरडी के साथ वहां से निकले थे और आज सुबह करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर उनको नोवा गाड़ी में पकड़ा गया था और उनके पास से कई तरह के हथियार मिले थे, जिनके पास एक वेपन मिला और कई गोलियां थी और उसके साथ सबसे बड़ी बात है कि कैश था। और वो जो साथ के साथ सबसे बड़ी बात तो उन्होंने जो RDX आया था वो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए उनके पास पहुंचा था और उसी के साथ वो जो RDX पूरे के पूरे कंसाइनमेंट थी उन्होंने तेलंगाना में पहुंचानी थी। वो पंजाब के फिरोजपुर से पाकिस्तान से आया हुआ सामान हरियाणा से होता हुआ, दिल्ली से होता हुआ तेलंगाना में दक्षिण में पहुंचाना था। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो उनको गिरफ्तार करने के बाद मधुबन थाना में लाया गया। मधुबन थाना से ये आप देख सकते हैं पूरी की पूरी जो CA1 है वहाँ पर क्राइम ब्रांच है। तमाम अधिकारी यहाँ जुटे थे, चाहे वो IB के अधिकारी हों, पंजाब की पुलिस के अधिकारी हों और तमाम दिल्ली से भी अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने जांच की। जांच के बाद उनको यहाँ से चारों युवकों का मेडिकल करवाने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पुलिस ने उनका 15 दिन का जो रिमांड मांगा था, लेकिन पुलिस ने उनका 10 दिन का रिमांड दिया है। और इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों में से एक मुख्य आरोपी भूपिंदर है जिसने सारी इस घटना को अंजाम दिया। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात तो ये रही कि करनाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी जरूर मिलती हुई नजर आई है। और इसके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी आज इस पूरी कामयाबी को लेकर कहा था कि ये हरियाणा से क्रॉस कर रहे थे, पंजाब से आ रहे थे, हरियाणा से क्रॉस कर रहे थे, आगे तेलंगाना के जा रहे थे। एजेंसियां पूरा का पूरा अपना काम कर रही हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि 10 दिन के रिमांड के बाद इनसे क्या क्या बरामद होता है और कौन कौन लोग थे, किन किन संगठनों से इनकी पूरी जानकारी थी। कमरजीत सिंह विरक, जी मीडिया, करनाल। तो सवाल बहुत सारे हैं। क्या संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली अलर्ट पर है? सवाल यह भी क्या संदिग्ध आतंकियों का दिल्ली से भी कोई कनेक्शन है? सवाल यह भी है क्या संदिग्धों के निशाने पर दिल्ली ही थी? क्योंकि दिल्ली को दहलाने की साजिश कहा जा रहा है कि इनकी थी, लेकिन ये नाकामयाब रही। तो इसे ऐसे समझिए, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए फिरोजपुर में आता है ये पूरा कंसाइनमेंट और फिरोजपुर से ये करनाल तक आते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं। 300 किलोमीटर से ज्यादा का ट्रैवल ये कर लेते हैं, 118 किलोमीटर दूर रह जाते हैं दिल्ली से। सवाल ये भी कि कहा गया शुरू में कि ये पहले महाराष्ट्र जाते और फिर वाया महाराष्ट्र ये तेलंगाना जाते और इस आतंक के कंसाइनमेंट को डिलीवर करते। कई पहलू हैं। हम स्टेट के आपस के कोऑर्डिनेशन की बात करें, सेंटर के बड़े किरदार की बात करें, हर पहलू पर समझने की कोशिश करेंगे कमी कहां पर रह रही है या फिर हमें कदम कहां पर उठाने की ज्यादा जरूरत है। मेहमानों से एक बार आपका परिचय करा देते हैं। मेजर जनरल SP सिन्हा जी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सारिका जैन, प्रवक्ता BJP। परवेज आलम, नेता कांग्रेस पार्टी हमारे साथ है। विपिन शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रणवीर शर्मा, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मेजर जनरल, मैं आपसे ही सबसे पहले इसकी शुरुआत करूंगी। 4 जो ये व्यक्ति पकड़े गए हैं, आतंकी कहा जा रहा है, कनेक्शन है इनका। जब आपने ये खबर सुनी तो सबसे पहले क्या आपके दिमाग में आया, क्या जहन में आया? देखिए, जो महत्वपूर्ण बिंदु जो सामने आती है वो इस तरह से है कि पहली बात तो ये ISI कनेक्शन है। और क्यों पाकिस्तान ISI कनेक्शन है, उसका कारण ये है कि पाकिस्तान जिस स्थिति में है, स्थिति बहुत गंभीर है। पाकिस्तान गृह युद्ध की स्थिति पे पहुंच चुका है। आर्थिक बर्बादी है, लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है। कोविड में क्या बर्बादी हुई पाकिस्तान के आवाम को, ये सब पता है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब अपना घर किराए पे देता है इनकम जनरेट करने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति क्या है। दूसरी बात, ये पाकिस्तान की बहुत पुरानी रणनीति है कि जब भी पाकिस्तान में संकट आता है तो जम्मू एंड कश्मीर और हिंदुस्तान के अंदर उपद्रव करो ताकि लोगों का ध्यान बटे और थोड़ा उनको रिलीफ मिले। ये पाकिस्तान की दूसरी रणनीति है। तीसरी बात कि ये ड्रोन का लिमिटेड रेंज होता है, ये चाहते तो तेलंगाना तक ड्रॉप कर सकते, लेकिन मुमकिन नहीं, इतना एयर स्पेस नहीं कवर कर सकते थे, तो इन्होंने फिरोजपुर में ड्रॉप किया और बलविंदर वगैरह के 3 और जो कंप्लीस हैं उन्होंने पिकअप किया और ये तेलंगाना की तरफ चले। पर पुलिस की जो हरकत हुई वो प्रशंसनीय है, वो अलर्ट हुए हैं और अलर्ट हुए उसका कारण है ये लोग पकड़े गए हैं। ये जो बलविंदर है वो रिंदा का एसोसिएट है और रिंदा के इशारे पे नाच रहा है। और रिंदा जो पंजाब के कुछ सिंपैथाइजर हैं एसएफजे के, सिख फॉर जस्टिस, और पन्नू के सिंपैथाइजर्स हैं, ये लोग वो तत्व हैं। खालिस्तान के भिंडरावाले के समय में भी कुछ पंजाब के अंदर वो राजद्रोही तत्व थे जिन्होंने ये जो उपद्रव था उसको अंजाम दिया था। मुझे लगता है कि मुझे ताज्जुब लगता है कि जो सिख पाकिस्तान के आईएसआई पे नाचते हैं, क्या वो भूल गए कि इन लोगों ने इनके गुरु के बच्चों के साथ क्या किया था, और उनके साथ ये साथ मिलकर हिंदुस्तान के साथ राजद्रोह करने की कल्पना करते हैं और प्रयत्न करते हैं। ये धिक्कार है। ये सबसे बड़ी बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, इसलिए मैंने चाहा कि मैं आपसे तमाम जो टेक्निकल पहलू है वो समझूं। पंजाब, देखिए पिछले दिनों पाकिस्तान में तख्ता पलट जिस तरह से होता है, हमने ये सारी चीजें देखी और ये माना गया कि अब ये डिस्टर्बेंस रहेगी और फिर पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिस पर आप भरोसा कर ही नहीं सकते। इमरान खान जब थे तो वो मीठी बातें करते थे और वो ये कहते थे कि हमारी सारी कोशिशों के बावजूद भी हमें उम्मीद नहीं है कि भारत हमारे साथ द्विपक्षीय बातचीत करेगा, चीज़ें बेहतर होंगी। बाद में चीज़ें अब बेशक से वो सत्ता में नहीं है, लेकिन ये माना गया कि डिस्टर्बेंस होगी। तो क्या हम अलर्ट नहीं हो पाए वक्त रहते? मैं मुझसे पूछ रही हैं? हाँ जी, मेरा प्रश्न आपसे ही है सर, क्योंकि आप टेक्निकल चीजें ज्यादा बता सकते हैं। मैं इसलिए शुरू में आपसे थोड़ी देर इसीलिए बात करना चाह रही थी। देखिए एक इनोवा में हथियार जा रहा है, आरडीएक्स जा रहा है, कंट्री में रिवॉल्वर जा रहा है, एम्यूनिशन जा रहा है। ये हर एक गाड़ी को चेक करना पॉसिबल नहीं है और रैंडम चेक भी होता है तो भी ये गाड़ी सब निकल जाती है, पहली बात। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं, मैं टेरर स्ट्रक्चर की बात करता हूं। एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है टेरर स्ट्रक्चर, जिसका आका है पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई और उसके एजेंट्स हैं, स्लीपर सेल्स हैं, यहाँ सिंपैथाइजर लोग हैं, बलविंदर ऐसे लोग हैं पंजाब में हैं। हमको आईबी के माध्यम से इन लोग को चिन्हित करके इन लोग को लिक्विडेट करने की जरूरत है, रूथलेसली इनको रिमूव करने की जरूरत है। इन सांपों को भारत माता को डसने की अनुमति नहीं दी जा सकती। बिल्कुल नहीं। हम लोग कानूनी प्रतिक्रिया के चक्कर में ये लोग बैठे दबाद बन के जेल में खाते रहते हैं। हम इन पे पैसा क्यों खर्च करें? ये सांप हैं, इनसे जल्दी मुक्ति भी दिलाने की जरूरत है। तीसरी बात कि कहीं ना कहीं ये सब जो फिरोजपुर से लेके यदि करनाल तक पहुंच जाते हैं तो बीच के आईबी के जो सोर्सेज वो क्या कर रहे थे, और वो ऐसे संदिग्ध लोग हैं जो राजद्रोही हैं, उस पर हमको बहुत सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। क्योंकि टेरर स्ट्रक्चर के जो एजेंट्स हैं, जब तक इन टीम को, एक फुटबॉल टीम में 11 प्लेयर होते हैं, जब तक जो आका है टीम कैप्टन है पाकिस्तान, जब तक ये 10 प्लेयर जो हिंदुस्तान के अंदर है उनको खत्म नहीं करेंगे तब तक बात। एक और छोटा सा सवाल आपसे, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी बातचीत के लिए। देखिए, हम सिर्फ अगर पाकिस्तान, फिरोजपुर, फिर करनाल और फिर दिल्ली तक सोचेंगे तो शायद बात अधूरी रह जाएगी, क्योंकि ये भी बात आई कि इन्होंने 2 आतंक के जो कंसाइनमेंट थे वो डिलीवर पहले भी किए हैं और ये भी महाराष्ट्र जाते, नांदेड़ का जिक्र हुआ, फिर वहां से तेलंगाना जाते। तो ये तो आप देखिए कि ये बहुत बड़ी एक साजिश है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक चीज समझना चाह रही हूँ कि क्या एक कोऑर्डिनेशन की कमी रही या कहीं पर रह जाती है? देखिए, तरीका मेटल डिटेक्टर के माध्यम से और भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के माध्यम से किस व्हीकल में क्या सामान जा रहा है, इसको सर्वेलेंस के माध्यम से पकड़ा जा सकता है, लेकिन ये संभव नहीं है। ये काल्पनिक है, ये आइडियल सोच है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। हिंदुस्तान में रोड पे कितनी गाड़ियां चल रही है, क्या ये संभव है कि हर एक चेक पोस्ट पे आप डॉग को पोजीशन करो और ऐसे डिटेक्ट करो? पॉसिबल नहीं है। ये इतने बड़े देश में 128-25 करोड़ के देश में ये पॉसिबल नहीं है। इसी का ये फायदा उठाते हैं। ये भीड़ में
गुजर जाते हैं और अपने अंजाम, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। सबसे बड़ी बात है टेरर स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना, और वो लोग जो इस स्ट्रक्चर टीम के सदस्य हैं उनको लिक्विडेट करने की जरूरत है रूथलेसली। ठीक है। जो हाईजैक हुआ था हमारा प्लेन IC-814, यदि उस आतंकी को हमने जेल में ही खत्म कर दिया होता तो ये सब वारदात नहीं होता। और आज वो पाकिस्तान में वो बस पाकिस्तान से टेरर हिंदुस्तान को एक्सपोर्ट करता जा रहा है। सांप को डसने का मौका मत दीजिए। ठीक है सर, आपने काफी बारीकी में कुछ बातें कही। रणवीर शर्मा जी, मैं एक बार आपसे भी इस पर पॉइंट जरूर लेना चाहूंगी। आज बहुत सराहनीय काम हुआ, जब मैं हरियाणा पुलिस का जिक्र करूं, और अलग अलग टीमें जो हैं वो बाकायदा एक जॉइंट ऑपरेशन चलाती हैं और करनाल में पकड़ लिया जाता है। लेकिन 311 किलोमीटर का सफर ये कर चुके थे फिरोजपुर से करनाल के बीच में, और दिल्ली इनसे सिर्फ 118 किलोमीटर दूर थी। मैं कोऑर्डिनेशन वाले पार्ट पे आपसे समझना चाहती हूँ। बाद में जब ये पूरी खबर आती है तो ये कहा गया कि पंजाब पुलिस भी वहां से रवाना हो रही, क्योंकि पंजाब के ये लोग रहने वाले थे। क्या यहाँ पर भी एक कम्युनिकेशन की समस्या रहती है? ये मैं चाहूंगी आप डिटेल में हमें बताएं। बहुत ही सेंसिटिव ये मसला है और हम चाहते हैं कि एक हेल्दी चर्चा करके जाएं हर पहलू पर। आपने बड़ा सही सवाल किया है। ये कम्युनिकेशन गैप रहा है, बड़ा चिंता का विषय है, और करनाल पुलिस निश्चित रूप से बधाई की पात्र है। उन्होंने बड़ी तत्परता के साथ सुबह सुबह इनको बस्ताड़ा टोल पे घेर लिया। नंबर दूसरी बात जो आप सवाल पूछ रहे हैं कम्युनिकेशन, मैम एक तो मेरा संबोधन ठीक करिएगा। आई एम ए फॉर्मर IPS ऑफिसर फ्रॉम हरियाणा। सर माफी चाहते हैं, उसे ठीक कर देते हैं। माफी चाहती हूँ मैं, अभी ठीक करते हैं उसे, आप अपनी बात रखिएगा। कम्युनिकेशन इज कंसर्न, हमारा जो लोकल एरिया होता है, जैसे फिरोजपुर का बॉर्डर एरिया है, हाँ, सबसे पहले जुरिडिक्शन उस SHO की होते हैं जहां पे ड्रोन से वो हथियार गिराए गए, उसके ऊपर हमारा D1 सब डिवीजन, और इसके बाद SSP और फिर IG रेंज। ये जो कड़ी है इन्हीं के आसपास सारा कोऑर्डिनेशन घूमता है, चाहे वो बॉर्डर BSF पुलिस हो बॉर्डर की, नंबर 2 चाहे वो इंटेलिजेंस हो हमारा कोऑर्डिनेशन का, चाहे वो पुलिस CID की हो, चाहे वो आर्मी की हो। ये चारों पांचों जो विंग हैं इनका जो सुपरविजन लेवल है, नंबर 2 पॉलिटिकल लेवल, मैं 2 वर्ड यूज कर रहा हूं। सबसे पहले पॉलिटिकल विल होनी बहुत जरूरी है लोकल पुलिस के पास कि हर कीमत पे ये आतंकवादी गतिविधियां किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। जब ये मैसेज लोकल पुलिस के पास होता है तो लोकल पुलिस की फिर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है कि अगर हमारे एरिया में कुछ भी गलत हुआ तो वो हमारी जिम्मेवारी होगी, उसकी जवाबदेही होगी। नंबर 3, जब लोकल पुलिस की जिम्मेवारी फिक्स हो जाती है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती है, तो वो फौरी जो बॉर्डर पुलिस है BSF उससे कांटेक्ट करेगी, उनके सीनियर से कांटेक्ट करेगी। नंबर 2 इंटेलिजेंस है, वो इंटेलिजेंस से कांटेक्ट करेगी, हमारी CID कांटेक्ट करेगी। नंबर 4 हमारी जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इंटेलिजेंस है, और बॉर्डर मिलिट्री जो फोर्सेस हैं उनके साथ कांटेक्ट करेगी। ये सारी जो विंग हैं, मैं खुद एक पुलिस अधिकारी बॉर्डर पे रहा हूं तो मुझे इसका अच्छा अनुभव है। वो सारा डिपेंड SSP SHO प्लस IG रेंज, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के इन सारी फोर्सेस से कम्युनिकेशन करता है। मैं छोटी सी बात, कोई अफसर बुरा ना माने, छोटी छोटी ईगो प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं उनसे कांटेक्ट क्यों करूं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर पुलिस ऑफिसर की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो SHO से लेकर के IG और DG तक कि ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी, ये पॉलिटिकल विल के ऊपर होता है, तो इसके बाद यही लोकल पुलिस इतना जबरदस्त काम करती है, ड्रोन की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो अपने एरिया में घुस जाए। हमारे जो इंटेलिजेंस इनपुट है वो भी इतनी एक्टिव हो जाती है, लोकल पुलिस की कोऑर्डिनेशन से ही होती है। तो इसलिए मैं कहता हूं जो लोकल पुलिस की कोऑर्डिनेशन और प्लस पॉलिटिकल विल और प्लस पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत जरूरी है। हम जवाब की सबक को बिल्कुल भूल जाते हैं। ठीक है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब तक आप फिक्स नहीं करेंगे तब तक ये गलतियां होती रहेंगी और ये 311 किलोमीटर का बॉर्डर को क्रॉस करती रहेंगी और हादसे होते रहेंगे। इसको रोकने के लिए ये तीनों चारों चीज बहुत जरूरी है जो मैंने आपसे डिस्कस किया। ठीक है, मैं इसीलिए चाहती हूँ कि हम हर पहलू पर बात करें। जब देखिए पंजाब 80 के दशक के बाद से क्या क्या झेलता आया है हमने सब देखा है।
उसके बाद भी एक सेंसिटिव स्टेट की जब हम बात करते हैं हमेशा एक डर रहता है। वहां पे जो ये लोग पकड़े गए हैं, दर्शकों को भी जानकारी होनी चाहिए कि ये 2 कंसाइनमेंट पहले, आतंक के कंसाइनमेंट हम कहेंगे, डिलीवर कर चुके हैं अलग अलग स्टेट्स में, आज ये पकड़ में आए हैं और ड्रोन के जरिए ही सब कुछ आ रहा था। तो क्या बिल्कुल खबर नहीं हुई? ये एक बेसिक सा सवाल है। 20 फरवरी 2022 तारीख ध्यान से याद रखिए, यानी अब से थोड़े वक्त पहले ही 4 लोग सोनीपत से पकड़े गए और कुछ ऐसा ही सिमिलर रहा। तो यहां पर भी लापरवाही हुई। परवेज आलम जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने शासन किया विशेष तौर पर पंजाब में, क्या बड़े चैलेंजेस रहे? क्या उसे फिलहाल जो नई सरकार आई है वो नहीं समझ पाई? मैं बहुत फेयर सवाल है सर, और मैं चाहूंगी कि राजनीति से ऊपर उठकर आज बात हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि चूंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है, और कांग्रेस के लिए चूंकि कांग्रेस इस बात को जानती और समझती है, और राष्ट्रीय सुरक्षा के वजह से पंजाब में जो हमने अपने नेताओं का बलिदान देकर जो कीमत चुकाई है, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो या वहां के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह जी हो, तो ये हमसे बेहतर दर्द कोई नहीं समझ सकता। दूसरी बात, जो मैं अभी जो आपके एक्सपर्ट हैं शर्मा जी को मैं सुन रहा था, और जो सुरक्षा विशेषज्ञ हैं उनकी बात मैं सुन रहा था। सुरक्षा विशेषज्ञ महोदय ने कहा इंटरनल सिंपैथाइजर, और शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही पॉलिटिकल विल की। मैं बात करना चाहता हूं सबसे पहले इंटरनल सिंपैथाइजर की। आखिर क्या वजह है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई है, इस तरह की गतिविधियां बढ़ती जा रही है। देखिए, 16 फरवरी को जब चुनावी रैली में राहुल गांधी जी ने भी एक बार इस मुद्दे पे आगाह किया था पंजाब के लोगों को। चूंकि पंजाब जो है एक सीमावर्ती राज्य है, एक बड़ा इलाका जो है पाकिस्तान बॉर्डर से लगता है, ऐसे में पंजाब की सुरक्षा तो अहम है ही, साथ ही साथ देश की सुरक्षा के लिए पंजाब बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या आप पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे सर? क्या आप पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे? नहीं, पॉलिटिकल बात, अभी मैंने कहा ना कि पॉलिटिकल बात तो करनी पड़ेगी, पॉलिटिकल विल की बात तो करनी ही पड़ेगी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अभी कुछ दिन पहले पटियाला में भी इस तरह के खालिस्तान के नारे लगे और दंगे हुए। उससे पहले 2017 में जब अरविंद केजरीवाल प्रचार के लिए जाते हैं पंजाब में, तो एक खालिस्तानी आतंकवादी गुरिंदर सिंह के यहां मोगा में रुकते हैं, और आज जब उन्हीं का साथी, आम आदमी पार्टी का ही साथी डॉक्टर कुमार विश्वास आरोप लगाते हैं, आखिर क्या वजह है कि अरविंद केजरीवाल एक बार भी सफाई देने नहीं आते? अगर मुझ पे या आप पे कोई आरोप लगाता है, मैं करेक्ट करती हूँ, उन्होंने सफाई दी थी और कहा था। नहीं, सुनिए, मैं देखिए, मैं सर परवेज जी मैं हमेशा रिसर्च के साथ बैठती हूँ। मैं वो सफाई का सेंटेंस भी आपको बताती हूँ, उनका स्टेटमेंट। आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आपको उनकी सफाई का स्टेटमेंट बताती हूँ। एक मिनट, मैं अपनी बात खत्म कर लूं, फिर आप जरूर मुझसे काउंटर सवाल पूछिएगा। मैं आरोप लगाता हूं कि सिख फॉर जस्टिस और आम आदमी पार्टी के बीच क्या सांठगांठ है, इसका खुलासा होना चाहिए। देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं कि 4 लोग पकड़े गए, ये सब प्यादे हैं। अभी कितने स्लीपर सेल्स खालिस्तानी समर्थक किस किस शहर में घूम रहे हैं हमें नहीं पता, ये तो 4 पकड़े गए हैं। और दूसरा, भाजपा के प्रवक्ता से भी पूछना चाहूंगा कि आपने तो कहा था कि जैसे ही मोदी जी आएंगे हमारी सीमाएं जो है बहुत सुरक्षित हो जाएंगी। आपने नोटबंदी कहा कि करके ये कहा कि जितने सर नोटबंदी और बाकी विषयों पे नहीं जाएंगे। नहीं ठीक है सर, बहुत सेंसिटिव इशू है, मैं एक सेकंड भी खराब नहीं करना चाहूंगी। आपने क्योंकि जिक्र किया, तो अरविंद केजरीवाल जी ने बकायदा कहा था, अगर आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता होता पैनल में तो मैं उनसे जरूर जवाब लेती इस सवाल पे, लेकिन आज वो आए ही नहीं है। उन्होंने क्या कहा था वो जरूर मैं बता देती हूँ। 100 साल पहले अंग्रेजों ने भगत सिंह को आतंकवादी बोला था, और आज भगत सिंह के चेले को आतंकवादी साबित करने की कोशिश हो रही है। सोशल मीडिया पर केजरीवाल के इस बयान की काफी चर्चा भी हुई थी, और बकायदा उन्होंने कहा भी सबसे क्यूट आतंकवादी, तो मतलब उन्होंने ये बात भी कही। नहीं, मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या आतंकवाद की भर्त्सना की? सुनिए सर, सुनिए, खालिस्तान की भर्त्सना की। शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी हूँ, जो लोगों के लिए अस्पताल बनाता हूँ, स्कूल बनवाता हूँ, सड़कें बनवाता हूँ, बिजली फ्री देता हूँ, पानी ठीक करता हूँ। आतंकवादी है
और सुरक्षा विशेषज्ञ देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी बोलती है तो फिर इनका फन कुचलने की सुनिए सर, फिर करोड़ों रुपए किस तरह से कसाब की सेवा में खर्च होते हैं, ये सवाल पूछ लेते हैं बाकी दलों के नेता। आप समझ रहे मेरी बात? मैं जो संजीदगी चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ जैसे बाकी मेहमान दिखा रहे हैं आप भी दिखाइएगा, ठीक है? ताजा ताजा चुनाव हारे हैं, लेकिन संजीदगी जरूरी है ना। सारिका जी, तो बिल्कुल संजीदगी जरूरी है। परवेज जी प्लीज। पाकिस्तान, हम जो पंजाब में जो वोटर्स का जो रुख रहा है हम उसको वेलकम करते हैं। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये कहिए कि हम खालिस्तान, वहां जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं, उस पर चर्चा नहीं करें तो ये बेईमानी होगा। नहीं, हम तो सारे पहलुओं पर चर्चा करें। देखिए, मैं आपसे बार बार एक बात कह रही हूँ परवेज जी, मेरा एक ही सबमिशन है जीनत जी, परवेज जी, मैं संजीदगी की उम्मीद करती हूँ आपसे। प्लीज आप मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना प्लीज। इस तरह के हरकतें बड़ी हैं, खालिस्तान, ठीक है। आप लोग नहीं सर, ये पॉलिटिकल इस वक्त इस टॉपिक पे मत होइए। सारिका जी, ठीक है, ठीक है सर, हो गया, आपकी बात आ गई। सारिका जी, सेंसिटिव इशू है, हम बार बार बात कर रहे हैं, तमाम पैनलिस्ट को भी आपने सुना। आज दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष कहते हैं कि भाई जब से आम आदमी पार्टी आई है तभी से गतिविधियां बढ़ रही हैं। मेरा आपसे सवाल ये कि क्या हम ऐसे स्टेटमेंट से बच नहीं सकते हैं? पहले हम समस्या से ना निपटे। देखिए, ये हमारा एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। सबसे पहले मैं तो करनाल पुलिस को बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिनकी वजह से बहुत सारी जो घटनाएं होने वाली थी, दुर्घटना होने वाली थी, वो बच गई। जान माल की जो घटनाएं थी उनको बहुत साधुवाद देती हूँ। और सेकेंडली, जैसे आप बोल रहे हैं कि केजरीवाल जी स्वीट आतंकवादी है, बिल्कुल स्वीट आतंकवादी मैं नहीं बोल रही हूँ, उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया है। केजरीवाल जी बोलते हैं, मैं नहीं चाहती यहाँ से गलत मैसेज आए, मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा है, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। बिल्कुल स्वीट आतंकवादी हैं, क्योंकि वो ऐसे नहीं मारते, वो धीरे धीरे करके मारते हैं। पहले दिल्ली में दंगे कराए, और जैसे अभी कुमार विश्वास जी का भी ट्वीट आया था कि मेरी चेतावनी को ध्यान रखना, उन्होंने पहले भी बोला था कि केजरीवाल सरकार का हाथ खालिस्तानियों के साथ मिला हुआ है। और अभी पटियाला में भी आपने देखा किस तरह से हिंदू सिख के झगड़े नहीं थे, वो अलगाववादियों और राष्ट्रवादियों का झगड़ा हुआ था। और उसी तरह अब उसी की शय पर ये जो बब्बर खालसा के जो गैंग से उन्होंने आतंकवादी भेजे हैं दिल्ली में जो बड़ा आतंकवादी हमला होने वाला था, तो ये हरजिंदर सिंह जी से इनके तार जुड़े हुए हैं। किस तरह से इन्होंने पूरी रूपरेखा बनाई हुई है, पूरे देश में कहीं ना कहीं ये लोग आतंकवादी गतिविधियां करने वाले। आपने देखा पंजाब में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे थे तो उनके ऊपर भी उन्होंने कैसे, वो जा ही नहीं पाए पंजाब और सुरक्षित तरीके से वापस आ गए। वो तो गनीमत समझो कि कुछ नहीं हुआ। तो ये हमारे जो देश में जयचंदे बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो उनके फन कुचलने की जरूरत है। जिस तरह से वो देश को अपना एक आतंकवादी माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। नाम ले लीजिए दो चार, आप किनको जयचंद कह के संबोधित कर रही हैं? जरा नाम जयचंदे, बहुत सारे जयचंदे हैं। पहले नाम ले लीजिए मैम, नाम ले लीजिए जरा दो चार। देखिए, उनके राज्य में कितने आतंकवादी हमले होते थे, जगह जगह कुकर में बॉम्ब फटते थे, कहीं पब्लिक प्लेस पर बॉम्ब फटते थे, सिनेमा हॉल्स में बॉम्ब फटते थे। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तब से आपने एक भी घटना ऐसी नहीं सुनी होगी। आपने देखा होगा कश्मीर में किस तरह से शांतिपूर्ण वहां पर स्थिति हो गई है। सिर्फ ये हमारी सरकार है जो पूरी निगाह रखे हुए है, देखिए पूरी निगाह रखे हुए हैं। और केजरीवाल जी के प्रवक्ता यहाँ पर नहीं आए, नहीं तो मैं उनसे पूछती कि उनकी ऐसे क्या है कि उनकी सत्ता आते ही यहाँ पर लड़ाई दंगे होने शुरू हो गए, आतंकवादी हमले शुरू हो गए हैं, और कैसे इन्होंने जगह जगह पर तार बिछाए हुए हैं अपने। वो तो मैं पुलिस का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिस वजह से हमारे लोगों की जानें बच गई, नहीं तो पता नहीं तो यहाँ पर भी अब क्रेडिट लेने के लिए लड़ाई होगी, क्रेडिट की लड़ाई होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और हम भी इनसे जुड़े हैं, हम भी दिल्ली में रहते हैं और कहीं ना कहीं सभी इससे जुड़े होते हैं। देश के किसी भी कोने में रहे, सबकी सुरक्षा उतनी ही जरूरी है ना। बिल्कुल, सभी की सुरक्षा कोने में रहे। और ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। और मैं तो कहती हूँ अभी जो हमारे ये सुरक्षा के अधिकारी बैठे, इन्होंने बड़ा अच्छा कहा है कि हमें और पावर दी जाए तो शायद ऐसी गतिविधियां होने ही ना पाए, पहले से ही बहुत सारी चीजें सोल्व हो जाएं। पावर में कहाँ पे कमी है वो भी आप बता दीजिएगा। सेंटर में तो आप ही कहीं ना कहीं, और देना किसको है? पावर में तो आप ही है ना। कौन बैठा हुआ है? जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ। अभी जैसे पहले ही अंजाम देने से पहले हमने पकड़े, हमारी पुलिस ने पकड़ा है, बहुत साधुवाद है उनको।
और ऐसे ही आगे अगर आतंकवादी हमले हुए तो बहुत विनाशकारी स्थिति हो सकती थी, बहुत जानमाल का खतरा हो सकता था। मैं केजरीवाल सरकार से बोलना चाहती हूँ कि ये देश अपना ही है, इसको इस तरह से खालिस्तानियों का जो पाकिस्तान से तार जुड़े हुए हैं लोगों के, वो ऐसा पहली वाली स्थिति फिर से ना बनाए। इसमें शांति और अमन और प्यार की जरूरत है, इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा ना अपनाए। सत्ता पाने के लिए इस तरह की गतिविधियां ठीक नहीं है। परवेज जी, इसका काउंटर कीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों को शामिल करती हूँ। बिल्कुल, जो भाजपा की प्रवक्ता यहाँ बैठी हुई है, इनकी बातें सुनिए। भाई, जिम्मेदारी किसकी है, सरकार किसकी है, अधिकार किसको देना है सीमाओं पर जो वहां पे हमारे सैनिक है? ये वो सरकार है जब पठानकोट में आतंकवादी गतिविधियां होती थी, जब पठानकोट में ये वो पार्टी है जो आईएसआई के लोगों को हमारे पवित्र धरती पे बुलाते हैं जांच करने के लिए। वो तो सबको पता है कि कौन बुलाता है आईएसआई के लोगों को। नवाज शरीफ के पता है कि 2014 से पहले कितने आतंकवादी हमले होते थे, रोज यहाँ पर आतंकवादी हमले हुआ करते थे। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तो इस पर कंट्रोल हुआ है। लोग जानते हैं, इसको आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। से हमारे हिंदुस्तान में के अंदर आया कैसे? ये जिम्मेदारी आपकी है। आपने कहा था कि जैसे ही मोदी जी आ गए हमारी सीमाएं जो हैं बहुत ही सशक्त हो गई हैं, बुलेट प्रूफ हो गई हैं, तो फिर ये आईईडीज, ये ड्रोन, ये सब पाकिस्तान की सीमाओं से हमारे देश में केजरीवाल की सरकार बनी है तो पंजाब पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, उसकी सीमा वहां पर जुड़ी हुई है। और वहां पर पंजाब पुलिस को भी देखना होगा उनके यहाँ से कैसे ये आतंकवादी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। जैसे ही उनकी सरकार बनी यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां कोई जिम्मेदारी नहीं है, भाजपा की कोई जिम्मेदारी नहीं है। भाजपा की एक ही जिम्मेदारी है, बॉर्डर जिससे जुड़ा है बुलडोजर पे राजनीति करें या नहीं है। ठीक है, अभी बुलडोजर पे नहीं जाना है, प्लीज। ठीक है, विपिन शर्मा जी को लेकर आइएगा चर्चा में। विपिन जी, पंजाब में क्योंकि अभी नई सरकार बनी है और हम बार बार बात करते हैं, एक सेंसिटिव स्टेट है, पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ और ये माना गया कि कुछ डिस्टर्बेंस होगी। ये बहुत बड़ी चुनौती है प्रदेश सरकार के लिए इससे निपटना। निश्चित बात है। देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी कि लाल किले की प्राचीर से, जीनत जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आप अपनी बात रखिएगा। जी, देखिए, ऐसा एक बात समझनी पड़ेगी, लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने एक संदेश दिया था जब राष्ट्र के नाम वो संबोधन कर रहे थे। उन्होंने बोला था दो सबसे बड़ी चुनौतियां देश के सामने, एक आतंकवाद और एक विस्तारवाद। तो जब आतंकवाद की बात करी तो इशारा पाकिस्तान की तरफ था और विस्तारवाद की बात करी तो चीन की तरफ इशारा था। ये बात हमारे को अपने जहन में रखनी पड़ेगी कि इस समय जब हमने एक नई सुबह का आगाज करा, जब कश्मीर में जो धरती का स्वर्ग कहलाता है, जब वहां पर हमने 370 और 35A हटाया, इतने सालों से जो मिलिटेंसी वहां पर रही और जो वहां पर एक जो युवा था वो गुमराह हो गया, अपनी फौज को दुश्मन समझ बैठा, तो ये हमारे दुश्मनों को, हमारा दुश्मन नंबर 1 चीन है, दुश्मन नंबर 2 पाकिस्तान है। और यहां पर ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि नेपाल के रास्ते, यहां पर ये जो आतंकी पकड़े गए हैं उनका कनेक्शन है नेपाल के रास्ते, वो फेक पासपोर्ट लेके गए, तो यहां पर जो काउंटरफेट करेंसी चलती है। और सबसे बड़ी बात है, ये मद्देनजर रखना पड़ेगा कि ये ड्रोन अटैक, जो ये जितने टेरर बेस्ड आउटफिट्स हैं पाकिस्तान के, इनके लिए सबसे बड़ा जो पहला इनके पास जो विकल्प होता है वो ड्रोन होता है। और ड्रोन के रास्ते उस पे ये लोग हमला करते हैं। और ये यहां पर हमारे को जो एक बिल्कुल सचेत रहने की आवश्यकता है यहां पर, क्योंकि यहां पर जम्मू एयरबेस पे भी जो ट्विन ड्रोन अटैक हुआ था जून 27 को पिछले वर्ष, तो वो एक अपने आप में खतरे की घंटी थी कि यहां पर कि दुश्मन अपनी एक नजर लगा के बैठा है कि यहां पर कैसे अशांति फैलाए। तो यहां पर अब समझने की आवश्यकता है कि जो ये 4 आतंकी पकड़े गए हैं, यहां पर मामले की तह तक जाने की आवश्यकता है। ये तहकीकात होनी चाहिए कि उनके मंसूबे क्या थे, क्योंकि उनके नापाक मंसूबे थे, उनकी मंशा क्या थी, वो क्या दिल्ली को दहलाना चाहते थे। और ये जो तेलंगाना का कनेक्शन है, तो ये सारी बातों की तह तक जाने की आवश्यकता है। अच्छी बात है कि 10 दिन की रिमांड मिली है और बहुत कुछ सामने आएगा, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, क्योंकि चर्चा, मैं एक बात बड़ी जरूरी बोलना चाहूंगा। देखिए, पंजाब की बात करें, हरियाणा पुलिस बधाई की पात्र है, निश्चित बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह बात समझनी पड़ेगी कि पंजाब एक सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट है, लेकिन ये एक अभिन्न हिस्सा है हिंदुस्तान का। तो यहां पर तालमेल बिठाने की आवश्यकता है कि यहां पर ये बोले, यहां पर निश्चित बात है बहुत अच्छा काम करा है, सराहनीय काम करा है हरियाणा पुलिस ने, लेकिन यहां पर अब तालमेल बिठाने की आवश्यकता है, तभी, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे ज्यादा तवज्जो मिलनी चाहिए। ठीक, आपने भी इंपॉर्टेंट बात कही और हमारी कोशिश ये है कि
उस पर तुरंत काम करने की आवश्यकता है कि इतने 300 किलोमीटर ये आतंकी चले। ठीक है सर, ठीक है। अगर पंजाब सेंसिटिव है, वहां पर हमें अलर्ट रहना है, उसे ज्यादा ध्यान की जरूरत है, ज्यादा उस लिहाज से राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों को एक होना होगा। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, फिर समझने की कोशिश करेंगे ड्रोन अगर बहाना था तो फिर निशाना क्या था। एक छोटा ब्रेक। बहुत ही गंभीर विषय है आज का, हम बार बार बात कर रहे हैं। पंजाब संजीदगी मांगता है, लेकिन क्या हमारे नेता उतने संजीदा होते हैं? मेजर जनरल एसपी सिन्हा, मैं आपसे फिर से एक चीज समझती हूं, ये जो ड्रोन फॉर्मूला अपनाया जाता है और जो हथियार गिराए जाते हैं, क्या सिर्फ पंजाब ही निशाना होता है या फिर कश्मीर भी इनके दिमाग में रहता है? दोनों। देखिए, ड्रोन का लिमिटेड रेंज होता है और ड्रोन का एडवांटेज है कि वो कभी कभी रडार को भी डॉज कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं टेक्निकल दृष्टिकोण से हाईलाइट करना चाहता हूं कि ड्रोन जो पाकिस्तान से फिरोजपुर की तरफ आ रहा था, तो हमारा एयर स्पेस न्यूट्रलाइज कैसे हुआ? दैट मीन्स इसका मतलब हुआ कि हमारा जो आर्मी में जैसे हम लोग को सिखाया जाता IFF सिस्टम, आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड एंड फो, दुश्मन और दोस्त की पहचान, कि कौन मिलिट्री इक्विपमेंट दोस्त का है और दुश्मन का है। तो कहीं ना कहीं इस IFF सिस्टम में और एयर स्पेस को जो न्यूट्रलाइज कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, उसमें वॉइड है, कमी है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। जो ही पाकिस्तान का ड्रोन IB क्रॉस करता है, हमको अलर्ट मोड में आने की जरूरत है और हमको उसको ध्वस्त करने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, बहुत ही ब्लंटली मैं कहने जा रहा हूँ, कुछ लोग को हो सकता है पेट में दर्द हो, तो उसकी चिंता नहीं। देखिए, इस देश में सबसे बड़ी यदि समस्या है भारत की सुरक्षा का, तो वो ये है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फील्ड में जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें बहुत कमी है। उद्देश्य है सत्ता, उद्देश्य है कुर्सी, उद्देश्य ये नहीं है कि राष्ट्र को कैसे सुरक्षित करें। और यही समस्या शुरू होती है जब अरविंद केजरीवाल SFJ के सिंपैथाइजर के घर में जाके रहता है और वो अभी तक मुख्यमंत्री है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये संदेश जाता है कि तुम देश राष्ट्रद्रोह करते रहो, सत्ता में जब तक बैठे हो कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत खतरनाक ये चीज है। हम लोग को आर्मी में सिखाया जाता है कि कोई डिफॉल्टर हो उसको ऐसी सजा दो कि एक स्पेसिमेन बने हो। कोई स्पेसिमेन यहाँ के लोग बनते नहीं हैं। भिंडरावाले को किसने पैदा किया, किसने उसको अवतार बनाया, और पूरा देश क्या उसका सजा भुगता है, वो हम सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फील्ड में एक कोड ऑफ कंडक्ट जहां राष्ट्रीयता प्रमुख हो, जैसे इजराइल की तरह, जब तक ये नहीं आएगा तो पॉलिटिकल फील्ड में तो लोग समझते हैं कि हम अनटचेबल हैं, कोई छू नहीं सकता। कितना उदाहरण है, कितने NGO, कितना पंजाब में फंडिंग आया है, क्या हुआ केजरीवाल का? नहीं, बहुत कुछ। एक और चीज आपने एक और इम्पोर्टेंट बात कही थी, पॉलिटिकल विल का आपने जिक्र किया था। अगर ये स्टेटमेंट देखिए दोनों ही तरफ से, एक बात हुई कि भाई वो कोई भी है XYZ, वो जाके इस तरह के लोगों के पास बैठते हैं, खालिस्तानियों का जिक्र होता है या ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र होता है, एक स्टेटमेंट आता है कि भाई मैं सबसे क्यूट आतंकवादी हूं। अगर मैं ये समझना चाह रही हूं कि आतंकवादी तो आतंकवादी है, उसकी क्यूटनेस या उसके ब्रुटैलिटी की बात हम क्या करें, हम उस वर्ड को यूज ही क्यों करें और उस पर तालियां बजे? तो ये तो बहुत, क्या ये डरावना नहीं है? यही तो देश का दुर्भाग्य है। लोग क्राइम करते हैं और नटंकी करते हैं और तालियां बजवाते हैं कि मैं क्यूट आतंकवादी हूं। ये सब शब्दों का खेल है। ये हिंदुस्तान में यही तो प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक्स पे लोग नहीं आते हैं और खाली बातों का जो जिलेबी छनते रहते हैं। देखिए, सबसे एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूं, हम जानते हैं कि SFJ एंटी नेशनल है,
उसके सिंपैथाइजर हैं, तभी तो वहीं के जाके अरविंद केजरीवाल रहा था। तो जो एसएफजे के जो सिंपैथाइजर का जो लिस्ट है, जो लोग हैं, उनसे क्यों नहीं हम निपटते हैं? उससे पंजाब को क्यों नहीं मुक्ति दिलवाते हैं? वो कौन लोग हैं विदेश से जो टेरर फंडिंग कर रहे हैं और आतंकवाद को जन्म दे रहे हैं और पाकिस्तान के इशारे पे नाचते हैं? क्यों नहीं हम एक ऐसा संस्था क्रिएट करें? और ये बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं मैं, क्यों नहीं हम एक ऐसी संस्था क्रिएट करें, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे जितने राष्ट्रद्रोही हैं विदेश में या हिंदुस्तान के अंदर, उनको सही ट्रीटमेंट दिया जाए। क्या ट्रीटमेंट है मैं शब्दों में बखान नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि कंट्रोवर्सी बहुत हो जाएगी, लेकिन मेरा इशारा आप समझ रही होंगी। ठीक, इनको टारगेट करने की जरूरत है, इनको भारत माता को इनसे मुक्ति दिलाने की जरूरत है, तब बात समझेगी। क्योंकि लोग जब आप जानते हैं कि आप कुछ भी कर लो कुछ नहीं होगा क्योंकि आप पॉलिटिशियन हो, तो बड़ा फिर तो भारत माता सुरक्षित नहीं है। और मैं कितना उदाहरण दे सकता हूं, इस देश में लोगों ने क्या क्या किया भारत माता के साथ, कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं होता है। ठीक, तो इसलिए इनको सह मिलता है। सिस्टम को रिफाइन करने की जरूरत है, एक पॉलिटिकल कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की जरूरत है, ठीक है, एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत है जो ऐसे जयचंदों को लेकिन फिर वही सवाल, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन भी अगर हम बनाते हैं, रणवीर शर्मा जी, मैं इस सवाल को आपके पास लेकर आती हूं। अब खबर है कि सीआईए जांच करेगी। हमने देखा अब 2008 में जब अटैक हुआ तो एनआईए का गठन हुआ और एनआईए को इतना फ्री हैंड मिला कि कहा गया कि स्टेट जरा भी इंटरफेयर नहीं करेगा। हम देखते हैं दुर्भाग्य ये होता है कि सेंटर में किसी और की गवर्नमेंट, स्टेट में किसी और की गवर्नमेंट, और फिर खींचतान होती है। तो एनआईए को एक तरह से फ्री हैंड रखा गया। एनआईए है, सीआईए है, क्या हमें उसके बाद भी इस तरह की एजेंसी की जरूरत है? और अगर है और फिर ये ईगो क्लैश नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी है? देखिए मैम, आपका सवाल बहुत सही दिशा में जा रहा है कि भी मैंने बार बार कह रहा हूं कि चाहे वो सेंट्रल के पॉलिटिकल ग्रुप हो, चाहे वो स्टेट पॉलिटिकल ग्रुप हो, जो भी सत्ता में होता है उसकी विल पावर, उसकी मजबूती अपने अपराध को रोकने की होनी बहुत जरूरी है। पहले राष्ट्र है, समाज है, लोग हैं, और फिर उनकी अपनी पॉलिटिकल सिस्टम है। यहाँ पे ये जो गड़बड़ हो रही है, इसको हम सबको समझना होगा कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसियां थी वो जिम्मेवार नहीं है? उसकी जिम्मेवारी फिक्स कौन करेगा? अब सवाल सीआईए का है और एनआईए का है। सीआईए में भी वही पुलिस मुलाजिम है और एनआईए के अंदर भी वही ट्रांसफर होते हैं। उनकी ट्रेनिंग भी सेम है, उनकी इन्वेस्टिगेशन स्टाइल भी सेम है। अब सीआईए और जो आप पॉलिटिकल ईगो कह रहे हो, ये अब तो यहाँ पे तो कोई पॉलिटिकल ईगो नहीं, यहाँ भी बीजेपी और वहां ऊपर भी बीजेपी है। अब तो पुलिस को एक बार अच्छी तरीके से काम करने दो और वो बिल्कुल दूध का दूध पानी की पानी आपका लाके रख देंगे, बशर्ते उन्हें कोई इंटरफेयर ना करे, बशर्ते उनके ऊपर कोई दूसरा दबाव ना दे। बगैर मिली भगत के कोई क्राइम नहीं होता है। मैं ऑन ऑफ इस टीवी चैनल पे बता रहा हूं, हमेशा जो इस प्रकार के अपराध होते हैं कहीं ना कहीं क्रिमिनल एजेंडा उन लोगों का होता है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी उनके लोगों की होती है। पुलिस उसको उखाड़ फेंकती है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं। जब उसको दबा दिया जाता है तो पुलिस भी जो है ना, उनका मोरल डाउन हो जाता है। यार मैंने इतनी मेहनत से इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश किया, इन बदमाशों से ये चीज निकलवा ली, और फिर उसको समाज के सामने, देश के सामने क्यों नहीं लाया गया? ये इंटरफेरेंस जो पॉलिटिकल है बंद होना चाहिए और यही पॉलिटिकल विल होनी चाहिए कि हमें सबसे पहले अपने देश को, अपने देश के लोगों की रक्षा करनी है। और फिर इन दुष्टों की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। जब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे हमारी इंटेलिजेंस हो, चाहे हमारी लोकल पुलिस हो, ठीक, हिम्मत कैसे हुई? वो रडार कहां गया हमारा कि एक ड्रोन हमारे देश के अंदर घुस जाए? उसकी इतनी हिम्मत कहां है? हमारी वो सारी इंटेलिजेंस कहां है? हमारा वो सारा सिस्टम जो इन्होंने फेल कर दिया। और कहां वो 311 किलोमीटर के वो नाके? कहां है पुलिस? चाहे वो पंजाब पुलिस है, चाहे हरियाणा की भी उसमें जिम्मेवार है कि वो 311 किलोमीटर आके बस्ताना चौक में उन बच्चों की मेहनत से वो पकड़े गए। ये है पॉलिटिकल विल, ये है कोड ऑफ कंडक्ट, ये है जिम्मेवारी, ये है जवाबदेही। जब तक ये चीज नहीं होगी
किसी भी कीमत के ऊपर अपराध नहीं रुकता है। इसको रोकने के लिए उंगली उठाने से पहले लोग सोच लें कि हमारी पॉलिटिकल विल क्या है, हमारी जिम्मेवारी क्या है। ठीक है, विपिन शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे, ठीक है विपिन जी शॉर्ट में कहिएगा, विपिन जी शॉर्ट में कहिएगा, आप क्या कह रहे हैं? ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं होगी तब तक ये अपराध नहीं रोकेंगे और ये ड्रोन आते रहेंगे, अपराधी आते रहेंगे। ठीक है, नहीं हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, हम ये उम्मीद करते हैं। विपिन जी शॉर्ट। मैं एक बात बड़ी अहम बोलना चाहता हूँ इस चर्चा में, क्योंकि मैंने बात जिक्र करा कि जब राष्ट्र के नाम संबोधन में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने विस्तारवाद और आतंकवाद की बात करी, साथ में एक और बात का हमें जिक्र करना चाहिए, कट्टरपंथ। हम लोग रेडिकलाइजेशन की क्यों नहीं बात करते? क्योंकि ये जितने आका बैठे हैं, चाहे पाकिस्तान में चाहे चीन में, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि यहां पर जब संयुक्त गश्त लगाती है हमारी हिंदुस्तानी सेना और आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, तो थोड़े समय के लिए हमारी सेना तो मुस्तैद रहती है 24 घंटे 365 दिन, लेकिन कुछ समय के लिए उसको कोरोना काल में स्थगित करना पड़ा था 2020 में। ये देखिए दुश्मन के नापाक मंसूबे, ये लोग वहां भी बाज नहीं आए, वहां पर भी अतिक्रमण शुरू कर दिया था। वो अलग बात है, ये भूल गए थे कि 2020-21 की हिंदुस्तानी सेना मुंह तोड़ जवाब दे दिया, इन चीनियों को पीछे कर दिया। यहाँ पर अब सचेत रहने का समय है और यहाँ पर इंटेलिजेंस को और पुख्ता करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। और एंटी ड्रोन जो नीति आई है वो निश्चित बात है सराहनीय है यहाँ पर, और उसको मजबूत करना पड़ेगा, तभी आप दुश्मन के दांत रणवीर जी मेरा एक सवाल और है, फिर मैं नेताओं से भी सवाल। ठीक सर, ठीक है रणवीर जी, हम बात कर रहे हैं कि आवश्यकता है। ठीक है सर, ठीक है। फॉरेन फंडिंग पे FCRA जो है बिल्कुल सही कदम उठा रही है, क्योंकि कुछ हम सबको एक साथ नहीं बीच में ला रहे, लेकिन कुछ NGOs की फंडिंग पे निश्चित बात है कि सवाल उठ रहे हैं। नहीं, सभी पे सवाल उठे और निष्पक्ष जांच हो, हम तो यही कहते हैं कि चीजें बेहतर हो। ठीक है, हाँ ठीक है। रणवीर जी एक सवाल और, क्योंकि हम बार बार पंजाब और फिर करनाल और फिर दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं, NIA की ही अगर बात करें, हैदराबाद, देखिए दिल्ली में मेन ऑफिस, उसके बाद हैदराबाद, क्योंकि कहा गया कि तेलंगाना ये जाने वाले हैं, गुवाहाटी कोची यहाँ पर इनकी ब्रांचेस हैं, लखनऊ में है, मुंबई अब क्योंकि कहा गया कि महाराष्ट्र ये जाते और महाराष्ट्र से वाया जो है वो तेलंगाना जाने वाले थे, तो ब्रांचेस तो हर जगह है। अगर मैं सिर्फ NIA की बात करूं मेजर जनरल, इस पर मैं आपसे एक सीरियस जवाब चाहूंगी, तो हम तैयार तो हैं, हमने इस चीज को महसूस किया, UN में भी भारत अपना स्टैंड बार बार रखता है, पिछले दिनों का स्टेटमेंट भी मेरे पास है अभी, फिर कहां कमी रह जाती है? देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है आज की तारीख में, यदि NIA काम करना चाहता है तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट को पेट में दर्द होता है कि नहीं लोकल पुलिस इंक्वायरी करेगी। देखिए क्लैश, वही तो मैं बोल रहा हूं कि पॉलिटिकल सिस्टम को शुद्ध करने की जरूरत है। यहाँ ध्येय है सत्ता, और सत्ता का है अप्रोच तुष्टीकरण, और तुष्टीकरण में जब उत्तर प्रदेश में कुछ लोग जेल में जाते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, जब इस तरह से होता है तो जो नेगेटिव फोर्सेस हैं उनको बल मिलता है, सह मिलता है। जो लोग बहस छिड़ती है ह्यूमन राइट्स की, सर ह्यूमन राइट्स आ जाता है फिर आगे। अरे काहे का ह्यूमन राइट्स? राष्ट्र से बड़ा कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। इंडिविजुअल पॉलिटिशियंस ह्यूमन राइट्स का रोना रो के बैठ जाते हैं लेके टॉपिक। बैठने दो। राष्ट्र से बड़ा ह्यूमन राइट्स नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। व्यक्ति एक परिवार से, गांव से, जिला से, राज्य से, राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, व्यक्ति का राइट नहीं है, भारत माता का राइट है, उसकी सिक्योरिटी राइट है। बाकी क्या राइट बात करते हैं ये लोग जो प्रोपेगेंडा करते हैं, ये वेस्टर्न मीडिया के पेड एजेंट्स हैं, उनका काम है ढोल बजाना। उनको एकदम और जो नई नीति आई है IT पॉलिसीज, ये भी सराहनीय है यहाँ पर, कि जितनी ये जो फेक न्यूज या इनको बल मिलता था, जितने ये जो बाकी ये जो एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती थी, उस पर भी नकेल कसने की आवश्यकता है। ठीक है, सरकार उसके लिए काम कर। रणवीर जी मेरा सवाल आपसे था, क्योंकि कनेक्शन कट गया था। जी, आप अपनी बात रखिए। दूसरे कोई बोल पड़े, मैं चुप हो गया, मैं चलो कोई बात नहीं। हाँ जी बोलिए, सवाल बोलिए। मेरा सवाल यही था सर, हम NIA CIA का जिक्र कर रहे थे, हम अपने लोकल स्टेट पुलिस का भी जिक्र कर रहे थे, और तमाम देखिए स्लीपर सेल कहाँ पे है, इतना तो हम समझते हैं कि हमारी एजेंसीज को जानकारी होती है, वो अलर्ट रहती है। देखिए चाहे न्यू ईयर हो, हमारे राष्ट्रीय पर्व हो या त्योहार आने वाले हो, इस दौरान तो विशेष तौर पर यह असामाजिक जो लोग होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं। तो मैं अभी जिस तरह से बता भी रही थी कि ये तो दिल्ली में अगर मेन ऑफिस है NIA का, तो हैदराबाद में भी इनकी ब्रांच है, मुंबई में भी है, कोची में भी है, गुवाहाटी में भी है, लखनऊ में भी है, फिर भी कम्युनिकेशन गैप है। शॉर्ट में आंसर दीजिएगा सर।
मैम बिल्कुल कम्युनिकेशन गैप है, और इस कम्युनिकेशन गैप को दूर कर सकती है हमारी सेंट्रल एजेंसियां, उनके सीनियर सुपरवाइजर ऑफिसर और पॉलिटिकल लीडर। इन लोगों को जो कम्युनिकेशन गैप ऊपर से हो जाता है तो वो नीचे तक आ जाता है। ठीक है, हमारे बता रहा है कि अभी ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी जो सीआईए, ये बिल्कुल आपको 2-3 दिन के अंदर सारी पिक्चर क्लियर कर देगी कि ये लोग कैसे फिरोजपुर से चले, कहां से होके आए और किन किन लोगों से इनके कांटेक्ट रहे और कौन कौन इनके सिंपैथाइजर थे। इसके बाद उनके ऊपर जो सजा का प्रावधान है और जो पुलिस की जिम्मेवारी है, वो 2 चीजें बहुत जरूरी है। इन सिंपैथाइजर को जब तक हम खत्म नहीं करेंगे ये अपराध बढ़ा देते हैं, और ये दोनों चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेवारी जो सीनियर लेवल की है वो जूनियर लेवल तक आती है। ठीक। और इसी तरह पॉलिटिकल जिम्मेवारी, चाहे वो होम मिनिस्टर हो और चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, इनकी बाय नेम जिम्मेवारी और जो कम्युनिकेशन गैप और जो ईगो हटा करके देश को सबसे पहले रखेंगे, तब जाके हमारी एनआईए भी काम कर सकती है और हमारी इंटेलिजेंस भी खूब जोर से काम करती है कि हर कीमत के ऊपर ये बर्दाश्त नहीं होगा, जवाबदेही तय होगी, तय होनी भी चाहिए। परवेज जी, थोड़ा इंतजार करना पड़ा आप लोगों को। कोई मुलाजिम जो है हिम्मत नहीं कर सकता। ठीक है सर, ठीक है, नीचे कांस्टेबल से लेके डीजी तक एक बार ये जिम्मेवारी नहीं, आपने तो बकायदा लिस्ट बताई ना लोकल एरियाज में। ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात आ गई। एसएचओ है, एसएसपी हो, आईजी रेंज का भी जिक्र किया, इंटेलिजेंस, सीआईडी, आर्मी, आपने सबका जिक्र किया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है ये। परवेज जी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जाके सेवैयां खाते हैं, आप डिप्लोमेसी तो समझते होंगे ना सर? डिप्लोमेसी समझते होंगे। यूएन में आपने भारत के जो पक्ष रखा जाता है वो भी समझा होगा, आपने सुना होगा ध्यान से। आप कहें तो मैं पढ़ के भी बता देती हूं, है ना। हम अपने पॉलिटिकल, मैं कहूं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से ऊपर क्यों नहीं उठ पाते? हम क्यों स्ट्राइक्स पर सवाल उठा देते हैं और फिर जश्न होता है पड़ोसी मुल्कों में कि देखिए वो तो आपस में ही एक नहीं है, हमसे क्या निपटेंगे? होता है ना ये। जहां तक डिप्लोमेसी की आप बात कर रही हैं, आज अगर उसका पैमाना क्या होना चाहिए डिप्लोमेसी का, आज हमारे आस पड़ोस में जितने हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, किसी से भी अच्छे संबंध नहीं है। नेपाल जो हमेशा हमारे ऊपर डिपेंड रहता था, हमारे अच्छे और गहरे संबंध थे, आज नेपाल जैसा मुल्क भी हमारे 56 इंच के प्रधानमंत्री को आंख दिखाने लगा। तो ये कूटनीति की बात तो छोड़ दीजिए, मैं अभी नहीं आ रहा हूँ। जो मसला है जो आतंकवाद का, देखिए आतंकवाद को 2 भागों में देखना। मैडम मुझे एक मौका दो। देखिए आतंकवादियों को 2 भागों में, मुझे भी एसपी सिन्हा जी, मैं एक बार स्टेटमेंट पूरा उनको अपना पॉइंट रखने दीजिएगा। सिन्हा साहब, मैं अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी बात रख लूं। नहीं आप बोलिए वो, हाँ बोलिए। इसको 2 भागों में देखना चाहिए। एक तो 4 लोग अरेस्ट हुए, इंटरसेप्ट हुए, लेकिन इसका जो दूसरा भाग है कि इसके पीछे कौन कौन षड्यंत्रकारी है, कौन कौन पॉलिटिकल आका इसको बैक कर रहा है, कौन कौन इसके सिंपैथाइजर हैं, और इसकी भी जांच होनी चाहिए। सिख फॉर जस्टिस की फंडिंग क्या आम आदमी पार्टी को हुई है? आखिर क्या वजह है कि सीमा में इतनी भारी सुरक्षा के बावजूद ड्रोन आ रहे हैं, वहां से असलेहा आ रहा है, वहां से आर्म्स आ रहे हैं? तो इसकी जांच की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी, फिर मैं कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं कि जब से आम आदमी पार्टी पंजाब में आई है तब से खालिस्तानी फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है। जिस 90s में खालिस्तानियों और इस तरह के जितने आतंकवादी गतिविधियां थी उसको कांग्रेस ने सर कुचला था, आज फिर वापस। उसका रीजन सिर्फ यह है कि पॉलिटिकल विल जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई है नहीं तो वो अपना पॉइंट रखते। लेकिन मेरा जो सवाल था, क्या हम राजनीतिक इच्छा शक्ति से ऊपर उठकर जब देश की बात आती है तो एकजुट नहीं हो सकते? मैं आपसे ये पूछ रही थी, आप जिसका आपने जवाब नहीं दिया। मैं कह तो रहा हूं कि चाहे देश के प्रधानमंत्री या वहां के मुख्यमंत्री या हरियाणा के मुख्यमंत्री कोई भी कठोर से कठोर कदम उठाए, कांग्रेस हमेशा स्वागत करेगी। चलिए ठीक है, देश की सुरक्षा। सिन्हा साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? ठीक है सिन्हा साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज बोलिए। मैं आती हूँ सारिका जी आपके पास, आप अपनी बात रखिएगा, एक बार उनका पॉइंट सुन लेते हैं बस। बोलिएगा सर। हाँ सिन्हा जी बोलिए। 3 बात मैडम। पहली बात, ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि देश की सुरक्षा के हर एक इनिशिएटिव को हम सपोर्ट करेंगे। फिर सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न क्यों? बालाकोट एयर स्ट्राइक पे प्रश्न क्यों? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दीक्षित ने कहा कि वो सड़क का गुंडा है,
ये क्या प्रश्न हुआ। तीसरी बात, ये नेपाल की जो बात कह रहे हैं कि हमारा अच्छा रिश्ता था, क्या ये सच नहीं है कि सोनिया गांधी, राजीव गांधी जब नेपाल गए थे और एक मंदिर में घुसने से सोनिया गांधी को मना कर दिया गया था क्योंकि वो क्रिश्चियन लेडी था, उसी समय से तो नेपाल के साथ अपना रिश्ता खराब होना शुरू हुआ। उसके पहले तो 8 साल हो गए साहब। कौन जिम्मेदार है? 8 साल हो गए। कौन जिम्मेदार है? नेपाल को, नेपाल की जो किंगडम, भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात मत कीजिए। 26 भूल गए क्या? आपका सम्मान करता हूँ, भाजपा प्रवक्ता की तरह बात मत कीजिए। जिम्मेदार है या तो आप कहिए कि आप एक भाजपा प्रवक्ता हैं, आप विशेषज्ञ हैं, विशेषज्ञ की तरह बात कीजिए। अक्साई चीन किसने दिया? एक करके प्लीज, एक करके आप चीज फायर क्यों किए? हम जीत रहे थे तो नेहरू को ये टाइम नहीं था। तो ये बताइए कि पठानकोट में ISI के लोगों को क्यों बुलाया गया है? खाली सत्ता चाहिए, आपकी की राजनीति चाहिए। बस आप एक पार्टी राष्ट्र के बारे में कभी नहीं सोचती, खाली अपने बारे में सोचती है। करता हूँ आपके इस नजरिए का। आप राहुल गांधी जाके अभी नेपाल के में डांस कर रहे हैं। नेपाल की दोस्त है, इनको नेपाल की कांग्रेस पार्टी है एसपी सिन्हा इज अ भाजपा प्रवक्ता कराती थी, फंडिंग लेती थी, लेकिन आज ये 26/11 के हमले भी भूल गए, कश्मीर की जो हालत थी वो भी भूल गए, और जो बाटला हाउस की हालत थी वो भी भूल गए, और दिल्ली में आए दिन बॉम्ब फटते रहते थे इनकी सरकार में, वो भी भूल गए। लेकिन इनको सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आती है। मैडम आप भूतकाल से निकल आइए। 8 साल हो गए आपकी सरकार को। 8 साल हो गए, 70 साल आपने भी राज किया है। के सीने वाली सरकार है। इस सरकार ने कहा था नोटबंदी करेंगे, नोटबंदी करेंगे तो आतंकवादियों के जाएगी। किस तरह से लोग दहशत में जी रहे थे वो सबको पता है। आपकी सरकार को कोई लाइक नहीं करता, आपको उजाड़ के फेंक दिया गया है। आपको सभी भाजपा जगह के से जो उखाड़ के प्रवक्ता फेंक बैठे दिया हुए गया हैं, है। इसी ये कारण बताएं कि आखिर ये टेरर फंडिंग कैसे हो रही है? जीना जी, कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है, हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्र सुरक्षा की बात कर रहे हैं, राष्ट्र सर्वोपरि। रणवीर जी ठीक है, राष्ट्र सर्वोपरि बिल्कुल है रणवीर जी, ठीक है। मैं नहीं ठीक है, मैं पॉलिटिकल खींचतान में वक्त मैं बिल्कुल खराब नहीं करूंगी। रणवीर जी मेरा एक सवाल, वो राजनीति के लिए कोई और वक्त होगा ठीक मुनासिब, लेकिन इस समय ठीक है सर बीच में बोलने से कितना ज्वलंत मुद्दा है। रणवीर जी मैं इस चर्चा में आपको लेकर आती हूँ। देखिए जो 4 लोग पकड़े गए हैं उसमें प्लीज, उसमें जब कोई राष्ट्र की बात करता है तो आपको सब भाजपा प्रवक्ता लगते हैं, नहीं जब राष्ट्र की बात करते हैं। रणवीर जी मेरा सवाल आपसे ये है कि बकायदा कहा गया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके जरिए कंसाइनमेंट जो है भेजे जाते थे। प्लीज परवेज जी और सारिका जी प्लीज, भाजपा प्रवक्ता बैठे हुए, ठीक है किसने दिया? ठीक है, मैं आप बोतल से किसने निकाला? हमने 2 पंजाब में शांति के लिए 2 बड़े नेताओं को खोया है। इंदिरा गांधी जी की जान गंवाई है, बेन सिंह को उड़ा दिया गया। सबके बाद नहीं, आप लोगों का ऑडियो म्यूट करना पड़ रहा है। आप लोग जो बोल रहे हैं मैं आप लोगों को बता दूं, आपकी आवाज बाहर नहीं जा रही है, आप लोगों की आवाज बाहर नहीं जा रही है, आपका ऑडियो म्यूट है। इतना सेंसिटिव इशू है और आप लोग इस तरह से चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं स्क्रीन पर बैठ के नेशनल टेलीविजन पर, कितनी शर्म की बात है। मैं बार बार अपील कर रही हूँ, प्लीज रणवीर शर्मा जी। भाजपा प्रवक्ता ठीक है परवेज जी, बोलिए। हाँ ठीक, परवेज जी आप लोग आपस में बात कीजिएगा बाद में, यहाँ पे टाइम नहीं है इतना, ठीक है। प्लीज आप इनका ऑडियो म्यूट कीजिए। रणवीर जी मेरा सवाल आपसे ये है, अब ये जो 4 लोग पकड़ में आए हैं और ये कहा जा रहा है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इनके पास इंफॉर्मेशन आती थी और 2 कंसाइनमेंट जो है ये डिलीवर कर चुके थे और ये तीसरा कंसाइनमेंट है। क्या स्टेप्स और आगे उठाए जा सकते हैं इनको, इनके पूरे जो नेक्सस है उसको पकड़ने के लिए? सर मैं 2 रिक्वेस्ट करूंगा प्रधानमंत्री जी की आंख से उनकी सारी पार्टी और सारी हमारी सेंट्रल एजेंसियां चलती हैं, एक तो वो इतनी मजबूत विल पावर दे दें कि अब ये आतंकवादी पकड़े हैं तो इनकी आतंकों से एक बात निकाली जाए। हमारी CIA लोग करने वाली एक आपके सामने प्रधानमंत्री का मैसेज को इतना सख्ती से जाए कि आप लोकल पुलिस को काम करने दे। पंजाब पुलिस भी आपको काम करके देगी और हरियाणा पुलिस भी आपको देगी, उनका कोई पॉलिटिकल आदमी इंटरफेरेंस ना करे। नंबर 3,
हमारी जो इंटेलिजेंसिया है, चाहे वो आर्मी की है, चाहे वो हमारी लोकल सीआईडी की है और चाहे हमारी सेंट्रल एजेंसी की है, उनका जो कम्युनिकेशन है वो एक एक परत से परत आपको निकाल के 3 दिन में दे देंगे तफ्तीश के तहत कि ये ड्रोन कैसे आया, कौन कौन लोग इनके साथ थे, किन किन लोगों ने इनकी मदद करी है। बस एक बार प्रधानमंत्री जी अपनी आंख से एक बार बता दें कि मुझे हर हालत से सच्चाई चाहिए कि इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे अंदर घुसने की, और पाकिस्तान को जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए कि अगर वो हमारे यहाँ हथियार गिरा सकते हैं तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये नोट कर ले पाकिस्तान वाले कि दोबारा इधर हिम्मत करी तो तुम्हें बहुत जोर दिखानी पड़ेगी। वक्त इतना ही था, लेकिन अब हमें इस बात को समझना होगा कि पंजाब सेंसिटिव स्टेट है, वहां पर संजीदगी की ज्यादा जरूरत है। अभी नई नई सरकार बनी है तो कोऑर्डिनेशन सभी पार्टियों का हो आपस में, ये उतना ही जरूरी है। सेंटर और स्टेट का भी जिक्र करें हम, और क्योंकि महाराष्ट्र भी चर्चा में है और तेलंगाना भी, यानी कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, अलग अलग स्टेट की जो गवर्नमेंट है उनको एकजुट होकर काम करना होगा, क्योंकि सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है इस देश के लोगों की।